भारत का पड़ोसी नेपाल, जहां से लगातार जो खबरें हिंसा की आ रही हैं, उस बीच एक और बड़ी खबर है कि अब प्रधानमंत्री केपी ओली के बाद राष्ट्रपति जो नेपाल के हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। युवाओं के प्रदर्शन के आगे वो भी अब झुक गए हैं, उन्होंने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो सिचुएशन है वो वहां पर बहुत ज्यादा टेंस होती चली जा रही है। और आप नेपाल की हिंसा को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वहां पर कितनी बुरी सिचुएशन है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो झालानाथ हैं या फिर देउबा हैं, उनको लगातार बाहर निकाल कर जो उग्र भीड़ है वो पीट रही है। और इतनी बुरी और दयनीय स्थिति है जिसकी तस्वीरें हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते हैं। खबर ये भी है कि केपी ओली जो हैं उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है हेलीकॉप्टर से। मेरे साथ सोनम भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगी और क्या कुछ चल रहा है। भारत ने इस बीच क्या एक्शन वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए लिया है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है अभी? बिल्कुल, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा, कई वीडियोस सामने आ रहे हैं, कई भयावह जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं कि संसद जला दिया, पीएमओ जला दिया। राष्ट्रपति भवन के आसपास आप देखेंगे कि पूरा धुएं का एक गुब्बार नज़र आ रहा है। और वहीं मीडिया संस्थानों पर भी हमला हुआ है। और अब इसी पर भारत ने जो एक एडवाइजरी जारी की है और फ़ोन नंबर्स जारी किए हैं वहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए। हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर चला, हम भी स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं ताकि जो भारतीय नेपाल में रहकर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो देख सकें। और भारत सरकार द्वारा जो भी बताई जा रही हैं चीजें, उनका पालन वहां पर आप रह के करें। जी दोनों, इससे पहले भारत सरकार ने यही बोला था कि जो भी इशू वहाँ चल रहा है उसको आपसी संवाद से बैठकर सुलझाना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं अपने पड़ोसी से कि वो आपस में बैठकर ही इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई है और इस पर अब बांग्लादेश का रिएक्शन भी सामने आया है। हालांकि यूएस का भी रिएक्शन सामने आया था। अमेरिका ने यही कहा था कि जो भी वहाँ पर मौतें हुई हैं उससे हम स्तब्ध हैं, हम हैरान हैं और हम चाहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पर उसका पालन हो और जो वहाँ पर लोगों के अधिकार है उसका पालन हो। और अब बांग्लादेश ने भी अपने नागरिकों को जो सख्त सलाह दी है और कहा है कि वो कहीं बाहर ना जाएं, अपने घरों या फिर होटलों में ही रहें। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन सोनम, इस बीच एक बालेन शाह करके भी नाम आ रहा है कि अगले जो प्रधानमंत्री हैं उनको बनाया जा सकता है और भारी समर्थन भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मांग उनकी प्रधानमंत्री को लेकर हो रही है, क्या चल रहा है? हाँ, तो जैसे कि हमने तस्वीरें, एक वीडियो भी सामने आया है कि अब केपी ओली जो है वो देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच अब जो बालेन शाह हैं, बालेंद्र शाह हैं, उनका नाम आ रहा है पीएम की कुर्सी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है उनका भारत से कनेक्शन भी सामने आया है। तो बालेंद्र शाह, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो वहाँ के मेयर हैं, काठमांडू के मेयर हैं। और इसी के साथ उनके जो भारत पर उन्होंने पहले तंज कसा था, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी उनकी जो सोच है वो भी उजागर हुई है। उन्होंने एक बार जो है नेपाल की सरकार को भारत का दास बताया था। और इसी के साथ उन्होंने जो आदिपुरुष फिल्म आई थी वो राजधानी काठमांडू में उन्होंने बैन कर दी थी, क्योंकि फिल्म में जो है सीता माता को नेपाल की जगह भारत का दिखाया गया था। और अब बालेंद्र शाह का जो राजनीतिक सफ़र है उसका उदय जो है नेपाल की राजनीति में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, जैसा हमने पहले बताया, और जुनून से वो रैपर रहे हैं। और अब जो बालेंद्र शाह ने ये जो राजनीति में कदम रखा है वो काठमांडू के मेयर चुनाव जीते और अक्सर युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। और अभी उनका नाम जो है पीएम की कुर्सी के लिए सामने आ रहा है। और यहीं पर बालेंद्र शाह का एक फेसबुक पोस्ट है, जब ये नेपाल में सब कुछ चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने केपी ओली, जो पीएम केपी ओली हैं, उनको टारगेट करते हुए लिखा था कि तुम तो सिर्फ दामाद बने, अगर सच में कभी पिता बने होते तो बेटी को खोने का दर्द समझ पाते। दुनिया ने ऐसा आतंकवाद कभी नहीं देखा। तुम ना नेता बन सके ना इंसान, तुम तो आतंकवादी हो। उन्होंने हैशटैग केपी ओली इस टेररिस्ट करके चलाया था जब नेपाल में हालात बिगड़े थे, हिंसा हो रही थी, जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा था। और वहीं पर अब केपी ओली के इस्तीफे पर जो है नेपाली मीडिया ने कई रिएक्शंस दिए हैं। और पहले ये जान लेते हैं कि जो नेपाल के एक प्रमुख अखबार है द काठमांडू पोस्ट, उन्होंने पीएम ओली के इस्तीफे की खबर पर लिखा कि विनाशकारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पीएम ओली ने इस्तीफा दिया। अब आगे काठमांडू पोस्ट ये लिखता है कि ओली 2024 में सत्ता में आए थे और नेपाली कांग्रेस के समर्थन से चौथी बार पीएम बने। उसने ये कहा कि पीएम ओली का जो इस्तीफा है वो प्रदर्शनकारियों के संसद भवन पर हमले, नेताओं के घरों में तोड़फोड़ के बाद आया है। और इसी के साथ इस अखबार ने ये भी छापा है कि हिंसा को लेकर उन पर इस्तीफे का काफ़ी दबाव था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और प्रदर्शनकारियों और जो मानवाधिकार समूह हैं उनकी सरकार पर जो है निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। वो आगे लिखते हैं कि उनके इस्तीफे के साथ ही उनके राजनीतिक करियर का भी अब अंत हो गया है।
इसी के साथ काठमांडू पोस्ट ने नेपाल में जो भी हिंसा हुई उसको लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे खूनी दिन बताया। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा बलों ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाने वाले जनरेशन जी जिनको लेकर ये पूरा मुद्दा चल रहा है उस जेंजी प्रदर्शनकारियों पर आतंक बरसाया, तो संसद भवन के सामने ओली की बर्बरता पूरी तरह सामने आई जब उन्होंने उनके समर्थकों ने या फिर हमने देखा था कि पुलिस ने बुलेट शेल्स किए थे, तो ये बोला कि उसमें कई लोगों की मौत हो गई। और 2008 में जब लोकतंत्र की वापसी आंदोलन के समय जो तत्कालीन राजा थे ज्ञानेंद्र शर्मा, उनके समय भी इतनी ही हत्याएं हुई थी। इसी के आगे वो लिखते हैं, जब से ओली राजनीति में हैं उनके जो लोकतंत्र विरोधी रुख को लेकर कोई भी संदेह नहीं रहा है। लोकशाही की कमजोरी यही है कि जो ओली जैसे लोग हैं जो उसी व्यवस्था को जहर देते आए हैं बार बार सत्ता में आ जाते हैं। ऐसे लोगों का बार बार सत्ता में आना हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पर उन्होंने ओली सरकार की आलोचना की है। इसी के आगे उन्होंने जो जेंजी का प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है, उसका सपोर्ट करते हुए कहा है कि जिनके बारे में हम सोचते थे कि वो सिर्फ केवल इंटरनेट पे ही कंटेंट बनाने में व्यस्त हैं, रील्स बनाने में व्यस्त हैं, वो बहुत हुआ, वो सड़कों पर आ गए हैं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन या प्रदर्शन उसके लिए नहीं है, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। इसी के साथ एक और अखबार है द हिमालयन टाइम्स, उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है केपी ओली के इस्तीफे को लेकर। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को लिखे अपने पत्र में ओली ने जो है देश की असाधारण परिस्थितियों को स्वीकार किया और संवैधानिक राजनीतिक समाधान की वकालत की। द हिमालयन टाइम्स अखबार ने जो है जेंजी प्रोटेस्ट में निशाना बनाए गए जो मंत्रियों के घरों को लेकर कई खबरें प्रकाशित की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति जो हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके जो घर हैं उनको नुकसान पहुंचाया और घरों पर जो कब्जे के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी आधे दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब एक और अखबार है जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, वो है नेपाली टाइम्स। उन्होंने जो ये भीषण हिंसा हुई है उस पर एक रिपोर्ट छापी जिसमें लिखा कि ये आंदोलन ऑनलाइन शुरू हुए विरोध का हिस्सा है जिसका नेतृत्व युवा नेपाली कर रहे थे। नेपाली टाइम्स लिखता है कि इस आंदोलन में उन्होंने नेताओं और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के बच्चों और रिश्तेदारों को मिले जो विशेषाधिकार है उसके भड़कीले प्रदर्शन पर सामने लाकर रखा। तो जो प्रभावशाली हस्तियां हैं, कहा जा रहा है कि उनके बच्चों और नेपोटिज्म का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि उनके साथ जो है एक डिस्पैरिटी देखी जा रही है कि आम जनता को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चों को मिल रही हैं। तो आगे वो बोल कि नेपाल में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अमीरी गरीबी की खाई को लेकर जो व्यापक चर्चा छिड़ गई है वो इसी चीज़ को लेकर है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेपाली युवाओं ने हाल ही में बांग्लादेश में हुए सड़क आंदोलनों को देखा है। वहाँ सरकारी नौकरियों में हमने भी देखा था कि जब शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी वहाँ पर भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी। और इसी के साथ नेपाल के युवाओं की बदहाली का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि नेपाल में जनता का गुस्सा जो है वो सरकारी तंत्र की जो जवाबदेही है उसमें जो कमी है उसके खिलाफ है। विदेश में काम करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं या फिर बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ देते हैं। वहीं जो खास लोग सोशल मीडिया पर अपनी विदेशी छुट्टियों की तस्वीर पोस्ट करते हैं जिनका खर्च उनके ऊंचे पदों पर बैठे रिश्तेदार काले धन से उठाते हैं। तो यहाँ पर जो मंत्रियों के काले धन की भी बात हो रही है। बिल्कुल, यही इसको लेकर एक आधार बताया जा रहा है कि जो नेता वहाँ पर हैं और केपी ओली सरकार के खिलाफ लगातार जो भावनाएं हैं वो युवाओं की विपरीत होती चली जा रही थी। और ये माना जा रहा था कि इस तरीके से जो ये नेता हैं वो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को विदेश में अच्छी पढ़ाई, अच्छे जीवन यापन के लिए भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर नेपाल में भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। युवाओं को बेरोजगारी का सामना बहुत बड़े स्तर पर करना पड़ रहा है। तो इस जेंजी प्रोटेस्ट जिसमें सोशल मीडिया को एक तरीके से आधार बनाया गया, उन प्लेटफॉर्म्स को आधार बनाया गया, उनके बैन्स को आधार बनाया गया, लेकिन जो कहानी है वो भ्रष्टाचार को के खिलाफ लड़ाई की थी। और माना जा रहा है कि जो बालेन शर्मा है या फिर जिनको बालेंद्र शर्मा के नाम से भी जाना जा रहा है, कई चर्चाएं ये भी हैं क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि एकदम से उनके प्रधानमंत्री बनने की मांग उठना, और क्योंकि सोनम ने बताया कि वो रैपर रहे हैं, इंजीनियर वो हैं, और खबरें ये भी हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उन्हें कवर किया है और कई जो मैगजीन्स हैं
वो उसमें भी कवर हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनको लेकर हैं। अब सवाल ये है कि क्या अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, चुने जाते हैं, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो भारत के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं, भारत की जो फिल्में हैं उनको भी वहाँ पर बैन करवा चुके हैं। काठमांडू के वो मेयर हैं। देखना होगा। फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है और लगातार हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। ये नंबर जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। हमारी नज़र जो है नेपाल की स्थिति पर बनी रहेगी। जो भी कुछ अपडेट्स, डेवलपमेंट्स वहाँ से आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।